नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की क्लास जो नियमित तौर पे मिल रही है, इसके अंदर हमने कल पढ़ा था भाग नंबर 20। कौन सा भाग पढ़ा था? कल भाग नंबर 20 किया था। भाग नंबर 20 के अंदर जो अनुच्छेद कवर किया था वो एक ही अनुच्छेद था। कौन सा था? 368 नंबर अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद नंबर 368 था। अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर क्या दे रखा था? अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर संविधान के संशोधन के बारे में हमें बताया था। भी संविधान के अंदर किस प्रकार से संशोधन होता है, कैसे होता है, कौन कौन करता है। अच्छा, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, कितने प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको भाग नंबर 20 समझ में आ गया होगा। आज हम देखते हैं भाग नंबर 21। भाग नंबर 21 के अंदर क्या दे रखा है? अनुच्छेद दे रखे हैं 369 से लेके 392 तक। कहाँ से? 369 से लेके 392 तक। और भाग नंबर 21 संबंधित किससे है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसके अंदर बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो अस्थायी उपबंध, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं भाग नंबर 21 के अंदर हमें क्या कुछ दे रखा है बाय डिटेल। 21 के अंदर देख लेना, अनुच्छेद 369 के अंदर दे रखा है, राज्य सूची में कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अस्थायी शक्ति है, जैसे कि संवर्ती सूची के मामले थे। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? अभी राज्य सूची जब मैंने आपको करवाई थी तो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी मामले आते थे, जितने भी विषय आते थे राज्य सूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन सूचियां जोड़ी गई है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। शक्तियों का विभाजन किया था। केंद्र सरकार की अलग शक्तियां होगी, राज्य सरकार की अलग होगी, तथा दोनों मिलके किस किस पर कानून बना सकते हैं उसके बारे में अलग से मैंने आपको बताया था। तो जो राज्य सूची है ना, राज्य सूची के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर कानून कौन बना सकता है, जिनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। पहली बात तो अब राज्य सूची के विषयों पर संसद सर कानून कब बना सकती है, ये मन में आ रहा होगा। तो जब भी देश के अंदर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, पहली बात 352 के अंतर्गत। दूसरी बात, जब भी किसी राज्य के अंतर्गत क्या होता है, राज्य के अंतर्गत कभी भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो सारी की सारी राज्य सूची के विषय या राज्य सरकार की जो शक्तियां होती है वो सारी की सारी किसके पास में चली जाती है? वो सारी की सारी चली जाती है केंद्र सरकार के पास में। तो जब केंद्र सरकार के पास में जाएगी तो केंद्र सरकार उन विषयों पर कानून बना सकती है। पहली बात, राज्य सूची के संबंध में तो दो प्रकार से कानून बनाए जा सकते हैं। पहला, जब राष्ट्रपति शासन लगा, और दूसरा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। दो दो प्रकार से। ठीक है। अभी इसके अंदर संवर्ती सूची की बात की गई है। सर संवर्ती सूची के अंतर्गत क्या दे रखा है? संवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे मुद्दे दे रखे हैं जिन पे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, दोनों मिलके कानून बनाएगी। लेकिन जो अंतिम कानून होगा, यानी अंतिम फाइनली रूप से उसको फाइनल करना होगा, तो वो काम किसका होगा? वो काम होगा केंद्र सरकार का, या संसद का वो कार्य होता है। किसका कार्य होता है? वो संसद का कार्य होता है। यानी केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो उस मामले के अंदर भी केंद्र सरकार के हाथ में सारी की सारी शक्तियां हैं। तो 369 के अंदर हमें यह बताया गया है भी राज्य सूची के कुछ मामले ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था। एक तो राष्ट्रीय आपात लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, दो तो वो हो गए। तीसरी संवर्ती सूची, संवर्ती के सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे उनके ऊपर कानून दोनों मिलके बनाएंगे, यानी केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकारें मिलके कानून बनाएगी। लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा? वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च फैसला माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं 369 आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 370। 370 तो आप सभी को पता होगा, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में इसके अंदर बताया था। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताओगे जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 का जो हटा था वो कब हटाया गया था? आप मेरे को ये बताओगे। ठीक है। उपबंध को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को एक अंतरिम प्रावधान के रूप में रखा गया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर का जो अंतिम उपबंध था या अस्थायी उपबंध था ना जम्मू कश्मीर को लेके, उसको संविधान के अंदर 17 अक्टूबर 1949 को अस्थायी यानी अंतरिम प्रावधान के रूप में रखा गया था, जो जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट देता था। यानी भारतीय संविधान से छूट देता था। इस चीज का क्या मतलब निकलता है?
आप मेरे को ये बताओगे धारा 370 कब हटी थी जम्मू कश्मीर से, ठीक है। भारतीय संविधान से जम्मू कश्मीर को अलग करता है, कैसे करता है? इसका मतलब ये है भी जब भारतीय संविधान अन्य राज्यों के लिए लागू था, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले भारतीय संविधान क्या था, अन्य राज्यों के लिए जैसे लागू था उस प्रकार से भारतीय संविधान जम्मू और कश्मीर के ऊपर नहीं लागू किया जाता था, पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं लागू किया जाता था? क्योंकि सर 17 अक्टूबर 1949 को संविधान ने अंतरिम प्रावधान दिया था। किसको दिया था? जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य के रूप में देखा जाता था, विशेष राज्य के रूप में उसको दर्जा दिया जाता था। इसीलिए जम्मू और कश्मीर के ऊपर भारत का संविधान लागू नहीं होता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में जम्मू और कश्मीर को भी भारत का राज्य बना दिया गया, और भारत का राज्य के बाद में उसके ऊपर भी क्या होने लग गया, उसके ऊपर भी भारत का संविधान उसी प्रकार से लागू होता है जिस प्रकार से कि अन्य राज्यों के ऊपर, ठीक है। अब ये अंतरिम प्रावधान था, अभी इसको हटा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर अभी भी भारत का क्या है, बना दिया गया भारत के अंदर, ठीक है। और इसे अपना संविधान बनाने और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को सीमित करने की अनुमति देता है। यानी जम्मू और कश्मीर को खुद का संविधान बनाने के बारे में बताता है। किसके बारे में? जम्मू कश्मीर खुद के कानून बनाए, खुद के खुद का कानून बना सकता है, वो सारा कुछ, यानी एक प्रकार से जम्मू और कश्मीर को पहले एक छोटा सा देश ही आप मान सकते हो भी, जब खुद का संविधान बना सकते हो, खुद का सब कुछ रख सकते हो, और किसी देश का आपके ऊपर, अभी भारत के अंदर हो, आप भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हो, लेकिन भारत का संविधान आपके ऊपर लागू नहीं होता, तो फिर एक प्रकार से आप फ्रीडमली कंट्री बन गए ना। तो वो सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। अंतरिम प्रावधान 17 अक्टूबर 1949 को उसको दिया गया था। अभी आपको ये डेट याद रखनी है, 5 अगस्त 2019 2019 की डेट आपको याद रखनी है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा के जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का संविधान लागू होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 371 के तहत विशेष प्रावधान है। किस किस राज्य को विशेष प्रावधान है? एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर विशेष लागू होते हैं। ये जो 5 राज्य हैं भारत के अंदर, इनके ऊपर विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 371 के अंतर्गत। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में राज्यपाल को क्षेत्र विशिष्ट विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। यानी जो महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल हैं, उनको क्या दिया गया है? एक तो क्षेत्र विशिष्ट विकास, यानी क्षेत्र के अंदर आप विकास करवाओगे। दूसरा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, यानी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की शिक्षा, आईआईटी के अंदर, आईटी के अंदर ऐसे आप खोलोगे। ऐसे काम करने के लिए आप राज्य सरकारों की मदद करोगे, पहली कंडीशन। उसके ऊपर उनके ऊपर काम भी आपके द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। आप इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा भी दोगे, इस क्षेत्र के अंदर रोजगार भी दोगे। ये काम किसके होते हैं? ये काम राज्य सरकारों के होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर किसको काम दे रखा है? ये राज्यपाल को काम दे रखा है, ठीक है। इसीलिए इन दो राज्यों के अंदर विशेष प्रावधान है। अब ये 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बताया गया है। यानी ये प्रावधान है जो इन 5 राज्यों के ऊपर लागू होते हैं। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ गई? कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। 372 भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। 372 मैंने आपको पहले भी इसका नाम बताया होगा, पहले भी इस कानून के बारे में या पहले भी इस अनुच्छेद के बारे में आपको कहीं ना कहीं बताया था। संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून कायदे थे, यानी जिस प्रकार से गवर्नमेंट चुनी जाती थी, जिस प्रकार से भारत की प्रशासनिक इकाइयां काम करती थी, वो कानूनों की न्यायिक समीक्षा, यानी उन कानूनों को आप अदालत के अंदर लेके आ सकते हो। अगर ऐसे कानून जो भारत के संविधान लागू होने से पहले से चल रहे हैं, उन कानूनों की आप न्यायिक समीक्षा करवा सकते हो। कौन सा अनुच्छेद में कहता है? अनुच्छेद नंबर 372। 373 के अंतर्गत कुछ मामलों में निवारिक निरोध के विषयों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति का आदेश है। जब तक कि संसद द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया जाता, तब तक राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया जाएगा। निवारक निरोध भी एक कानून होता है। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं निवारक निरोध के संबंध में, ठीक है। विशेष प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गई हैं
इसके बाद में तब तक संसद में, जब तक संसद प्रस्ताव नहीं बना के देता राष्ट्रपति को, यानी संसद के द्वारा पारित नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रपति आदेश के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया जाएगा। तब तक राष्ट्रपति इस कानून के ऊपर अपनी क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को चलाएंगे, वो खूबी निभाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 374 के अंतर्गत दे रखा है, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में प्रावधान और संघीय न्यायालय से लंबित कार्यवाही प्रदान करता है। संघीय न्यायालय कौन सा होता है? संघीय न्यायालय होता है देश का सुप्रीम कोर्ट। कौन सा होता है? देश का सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान है। अभी आपने पढ़ा तो होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है, क्या कुछ उनकी योग्यता होती है, कितनी सैलरी दी जाती है, कितने न्यायाधीश होते हैं, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। अभी उनके बारे में विशेष एक अनुच्छेद दे दिया। अभी इस अनुच्छेद के अंतर्गत उनकी विशेषता या उनके बारे में बताया गया। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायाधीश आपको पता है कौन होते हैं? जज होते हैं। न्यायाधीशों के रूप में प्रावधान और संघीय न्यायालय से लंबित कार्रवाई प्रदान करना है। ठीक है। 374 उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। संघीय न्यायालय से संबंधित है। संघीय न्यायालय किसको बोलते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय को बोल सकते हो। इनके संबंध के, न्यायाधीशों के संबंध में इसकी क्या है, इसके प्रावधान दिए गए हैं। 375 375 के अंतर्गत न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों के संविधान के कार्यों से संबंधित है। आगे उल्लेख किया गया है कि भारत में संपूर्ण क्षेत्र के नागरिक, अपराधी और राजस्व क्षेत्र के सभी न्यायालय, सभी प्राधिक और सभी अधिकारी, मंदिर, कार्यकारी और मंत्रिपरिषद संविधान के उद्यमियों के अधीन अपने संबंधित कार्य करना जारी रखेंगे। यानी चाहे आप देश के अंदर कहीं भी रह रहे हो, सबके लिए एक ही कानून आएगा, सबके लिए एक ही न्यायालय होगा। ऐसा नहीं है भी सीधा, जैसे अभी मुकेश अंबानी या कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और अन्य कोई मजदूर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। आप आर्टिकल नंबर 32 का उपयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 का उपयोग करके सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद नंबर 375 हमें ये अधिकार देता है। 376 376 के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध के बारे में उपबंध है। अच्छा, वहां पे संघीय न्यायालय के बारे में उपबंध बताया था, यहाँ पे उच्च न्यायालय यानी वहां पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, और यहाँ पे किसके बारे में? यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है। वह भारत का नागरिक, ठीक है, ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा। इसके अंदर क्या बताया गया है? उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होंगे ना, उनके बारे में जितनी भी योग्यता होंगी, उन योग्यता के बारे में हमें बताया गया है। क्या कुछ योग्यता होगी, कौन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, कौन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, उन सब के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 373 के अंतर्गत। और 373 के अंतर्गत किसका बताया गया था? 373 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और इसके अंतर्गत बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में। तो दोनों को आपको याद रखना है। अब आ रही है 377 की, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा के बारे में उपबंध करता है। भारत का नियंत्रण और महालेखा के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम भाग नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? भाग नंबर, चलो मैं आपको बता देता हूँ, 5। नियंत्रण और महालेखा से संबंधित मैंने आपको जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे करवाए हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अनुच्छेद बताओगे भी कौन कौन से अनुच्छेद नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित होते हैं। भारत के एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। यह मैंने आपको बात बता दी थी। उसके पद से केवल उसकी रीति और उन्हीं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को भी उसी प्रकार से हटाया जाएगा ना। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। 377 के अंतर्गत नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। भाग नंबर कौन सा है? आपको भाग नंबर 5 के बारे में इसके बारे अंदर बताया गया था। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे भी सर ये अनुच्छेद इससे संबंधित है।
अनुच्छेद नंबर 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध है। लोक सेवा आयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक होने से पहले डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य यदि वे अन्यथा निर्वाचन हो चुके हैं तो ऐसे प्रावधान पर संघ के लोक सेवा आयोग का सदस्य हो जाएंगे। यानी संविधान बनने से पहले जैसे कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी थे, क्या तो संविधान बनने के बाद में क्या है, ऐसे संघ और लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे, उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है, लोक सेवा आयोग के बारे में इसके अंदर बताया गया है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद नंबर 378 के अंतर्गत इसके अंदर बताया गया है। लोक सेवा अंदर आयोग मैंने आपको अभी अभी करवाया था, ठीक है। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 3 प्रकार की सर्विसेज प्रदान की जाती है: अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। मैंने आपको बताया था, एक यूपीएससी होती है, अलग अलग स्टेट पीसीएस होते हैं, तो वो सारा सिस्टम होता है। तो आप मेरे को इसके अंतर्गत बस उन्हीं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जब भी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, भाग नंबर 21 है ही विशेष परिस्थिति आ जाए, तो उस विशेष परिस्थिति के अंतर्गत है। 378 कै के 2 पार्ट हैं। 378 के आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है। आंध्र प्रदेश विधानसभा भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की संरचना विधानसभा का निम्न सदन है। 2014 तक प्रदेश की विधानसभा 175 विधायक शामिल थे, जिनकी अवधि 5 वर्ष थी। विधानसभा की संरचना द्विसदनीय है और 3 सत्रों अर्थात बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अंदर अभी 378 कै के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की विधानसभा के बारे में बताया गया है। विधानसभा के अंदर कितने कितने बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये सारे के सारे जो भी भाग नंबर 21 के अंतर्गत है ना, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको पहली क्लास के अंदर करवा दी हैं। इससे पहले क्लासों के अंदर कंप्लीट करवाई हुई हैं सारी की सारी, बस उनका रिपीटली रिवीजन है। यानी संविधान ने सारा का सारा चिट्ठा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया भाग नंबर 21 के अंतर्गत, ठीक है। अभी इनके बारे में तो पता ही होगा, बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बारे में तो उम्मीद है आपको पता ही होगा, बहुत बार करवा दिया, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। साथ में मैंने भी करवाया था, शिव सर ने भी आपको बहुत बार बताया हुआ है। इसके बाद में बारी आती है 389 से लेके 391 तक। इसका क्या मतलब है? निरसन, यानी इन अनुच्छेदों को संविधान से ही खत्म कर दिया गया, संविधान से ही हटा दिया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 389 से 391 तक सभी अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेदों को? सभी अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया है? निरसन कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया है, यानी संविधान से ही इनको हटा दिया गया है। तो मैंने आपको कल बताया था, भी कभी भी कोई भी अनुच्छेद जब संविधान से हटाया जाता है, संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको संविधान संशोधन बोला जाता है। तो संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान संशोधन देश की संसद के द्वारा किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 368 के अंतर्गत आता है। अच्छा, सारे अनु जितने भी संविधान संशोधन हैं, एक तो साधारण विधेयक से किया जाता है, एक विशेष बहुमत से किया जाता है और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति से किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे कौन करता है, तभी आपको क्लास लगाने का मजा है, ठीक है। तो आपको 389 से लेकर 391 तक कितना पता होना चाहिए? ये सारे के सारे अनुच्छेद हैं। तो ये अनुच्छेद कौन से अधिनियम के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा या संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको खत्म कर दिया गया था। कब किया गया था? 1956 के द्वारा। कब किया गया था? 1956 के अंदर इनको खत्म कर दिया गया। अभी 392 के अंदर कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए देश के अंदर कि कोई पता थोड़ी, अभी जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना ऐसे तो बता के तो आया नहीं, मेरे राष्ट्रपति को उसने फोन किया या सर मैं आपके पास आऊंगा 2020 के अंदर या 2021 के अंदर, तो आप अपना इंतजाम पहले कर लेना। अभी आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ही देख लो कि जब भी कठिनाई आती है तो वो बिन बताए आ जाती है, बिन बुलाए आ जाती है ना। तो देश भी अपना एक परिवार की तरह ही है ना देश, तो देश के अंदर कठिनाई आएगी तो वो भी बिन बताए आएगी, बिन बुलाए आएगी। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए अपने परिवार के अंदर, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो भी बड़ा फैमिली मेंबर होगा या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा परिवार के अंदर, आम खास परिवारों के अंदर तो पापा जी होते हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है भी कठिनाइयों के अंदर आपके पास विशेष शक्ति है, भी आप परिवार को कठिनाइयों से बचा सकते हो।
लेकिन अगर देश के अंदर ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो देश शक्ति किसको प्रदान करता है? देश शक्ति देता है राष्ट्रपति को। किसको शक्ति देगा देश? देश राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सबसे क्या होता है? बड़ा सदस्य होता है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का। आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति के बारे में, मैंने आपको बताया था भाग नंबर 5 के अंदर अनुच्छेद जब 52 किया था। याद आ रहा है ना? अनुच्छेद नंबर 52, क्या अनुच्छेद नंबर 52 से शुरू किया था। तो आप मेरे को बताओगे कहाँ तक चले थे? 78 तक चले थे ना 52 से लेके। तो राष्ट्रपति के बारे में इतने अनुच्छेद हैं, तो राष्ट्रपति इतने अनुच्छेद हैं, तो जब कोई ना कोई तो उनको विशेष दर्जा दिया होगा, कोई ना कोई तो विशेष प्रावधान दिया ही होगा ना। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम से दूर करने के उद्देश्य से विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद इस संविधान के गठन के संबंध में आदेश दिया या निर्देश दे सकते हैं। भारत का अगर आप कोई भी नागरिक है तो राष्ट्रपति उसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उसको कोई भी काम उसको करने के लिए बोल सकते हैं, चाहे वो भारत का मजदूर हो और चाहे भारत का सबसे बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो भारत का बिल्कुल बी ग्रुप की जॉब करता हो और चाहे वो भारत का आईएएस ऑफिसर हो। सबके लिए समान है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कोई भी जिम्मेदारी दे सकते हैं। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। समझ में आ गई बात? क्या आदेश दे सकते हैं कि यह संविधान इस अवधि के दौरान जो ऑर्डर में अप्लाई किया जा सकता है ऐसे में अडॉप्ट सहायक प्रभावशाली होंगे तथा रिस्टोर परिवर्तन या लोप के माध्यम से जैसा कि उसे चाहिए या समीचीन समझे। यानी अगर आप राष्ट्रपति ने आपको कोई भी काम दे दिया तो आप अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हो जैसा आप सुनिश्चित समझो। ठीक है, ये बात इसके अंतर्गत बताई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको 392 समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अनुच्छेद नंबर कितने से स्टार्ट किया था? अनुच्छेद नंबर स्टार्ट किया था 1 से, यानी भाग नंबर 1 से पढ़ना शुरू किया था। और कहाँ तक पहुँच गए हम आज? भाग नंबर 1 से शुरू किया था और भाग नंबर कहाँ तक पहुँच गए? भाग नंबर 21 कंप्लीट कर दिया। अभी भाग बचा है सिर्फ एक और अनुच्छेद बचे हैं सिर्फ 3। कौन कौन से? 393, 394 और 395। उनको मैं कल आपको करा दूंगा और आपकी पॉलिटी एक अनुच्छेद से लेके 300 अनुच्छेद तक खत्म। समझ में आ गई ना बात? ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ भाग नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।